नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं विले पार्ले पूर्व में, जहां से आज हम फेरी वालों की बात रखेंगे कि आखिर वो यहां पर कब से हैं और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर एक फेरी वाले की जान गई है, उसको लेकर जानेंगे। और सबसे पहले हम कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से ये तमाम फेरी वाले हैं, अगर बात करें तो उनके घर की जो रोजी रोटी चलती है वो इसी फेरी फुटपाथ के धंधे से चलती है। लेकिन जिस तरीके से फेरी वालों को लेकर सियासत शुरू है आज मुंबई में, उसको लेकर इनके धंधे पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो फेरी वाले ऐसे होते हैं कि सुबह गड्ढा खोदते हैं, शाम को फिर भरते हैं और दिन भर खाने की बात की जाए तो इसी से इनके परिवार की जो जीविकापार्जन चलती है। ये तमाम लोग हैं। हॉकर्स यूनियन की जो है सचिव हैं सलमा शेख जी, उनसे जानते हैं। सलमा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेरी वालों को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर किस तरह से देखती हैं यूनियन के नाते? नहीं, देखिए, फेरी वालों में सियासत की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फेरी वालों का जो मुद्दा है वो सिटी सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि फेरी वालों को पहले सर्वे कीजिए, आइडेंटिटी कार्ड इशू करिए, हॉकिंग जोन्स बनाइए, उन्हें शिफ्ट कीजिए, तब तक जो फेरी वाला जहां पर धंधा कर रहा है वो पूरी तरह से संरक्षित है उसको। इसके बाद 2014 में एक्ट पास हुआ, जैसे कि हमारे भारत देश का कानून है स्ट्रीट प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड वेंडिंग एक्ट 2014 जो पास हुआ है, उसमें भी चैप्टर 2 सेक्शन 3 में सबसेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आप फेरी वालों को आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते, सर्वे नहीं करते, उनको हटाने की बात तो दूर गए, उनको रिलोकेट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे हो कि मुंबई में पूरी तरह से फेरी वालों के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आज सारी मुंबई में जो फेरी वाले हैं पूरी तरह से त्राही त्राही मची हुई है, उनके धंधे को ख़त्म कर दिया है। कुछ राजनीतिक पार्टी भी इसमें आ गई जिनका कोई ज़रूरत नहीं थी। हम ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी को फेरी वालों को मारने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास जाके सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि फेरी वालों की टाउन वेंडिंग कमेटी बनाओ, फेरी वालों को आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, लाइसेंस दीजिए, अपने आप वैध और अवैध छट जाएंगे। लेकिन न सरकार करना चाहती है, न एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है। सब के सब सोए हुए हैं और फेरी वाले पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये हाल चल रहा है। बिल्कुल, फेरी वाले पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जिस तरीके से सलमा जी का कहना है कि फेरी वालों को आइडेंटिफाई करिए, उनको जो है कौन लीगल है कौन अनलीगल है, अगर ऐसा करते हैं, उनको आई कार्ड इशू करते हैं तो आप पहचान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उठापटक चल रही है, धरपकड़ चल रही है, ऐसे में भागा दौड़ की ज़िंदगी आज जो है फेरी वाले जी रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फेरी वालों को लेकर कार्रवाई की जा रही, कितना सही मानते हैं? सही है, गलत नहीं। हम लोग का एयरपोर्ट उसका ये कोर्ट का सर्वे हमारे पास स्टे ऑर्डर है 1994 से हम लोग धंधा लगा रहे हैं। हमारे पास 2000 का इस पर हम लोग का सर्वे करके दिया गया, फिर भी नहीं हम लोग कमान रहे हैं। अभी उसका मतलब क्या है, कुछ भी उसकी सुनवाई नहीं होती। जब होते जब पकड़ते 12 से 10 रुपये भरिए, कहाँ से हम लोग लाएंगे? इसके लिए धंधा ही नहीं होता, अभी करने का नहीं दिल होता है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से फेरी वालों को लेकर आज कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से हॉकिंग जोन बनाने के पहले ही कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन हॉकिंग जोन न बनाकर इस तरह से कार्रवाई को कितना सही मानते हैं? एकदम बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे कम से कम 40 साल से यहाँ पे हम लोग धंधा करें, पूरा बचपन खत्म हो गया। अभी हम लोग बुढ़ापे की अवस्था में हैं। अभी इस समय सरकार का ऐसा पहलू है कि भाई भागो 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 करते करते, कल हमारे एक भाई थे बदन गुप्ता करके, राम बदन गुप्ता करके, कल उनको ऐसा हादसा हुआ, वो बेचारी अपनी जान गंवा बैठे और हम लोग को कोई तरह से सुरक्षित नहीं। हम लोग का कोई माई बाप नहीं है, कोई कहीं कहाँ जाए, हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है। जो जैसे आ रहा है, जो अपना रोज़ अपना सरकार का कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहा है। एक एक पहाड़ बन रहा है, एक एक पहाड़ करोड़ों करोड़ रुपए का बन रहा है। उसको हम एक क्रॉस मारते हैं, फिर दूसरा क्रॉस हो जाता है, दूसरा क्रॉस मारते हैं, तीसरा बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। हम बड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं। आज 1.5 महीने से ऐसा हालत हो गया है कि कहाँ जाएं, रोने जैसी ज़िंदगी हो गई हमारी। ना हंस 40 साल से आप क्या धंधा करते हैं यहाँ पे? मैं टमाटर बेचता हूँ और मैं एक टाइम पढ़ाई करता था और एक टाइम स्कूल में पढ़ाई करने के बाद शाम को आने के बाद मैं अपना भाजी का अपना व्यवसाय करता था। करते करते आज कम से कम 50 साल की मेरी उम्र हो गई। लेकिन आज ऐसी हालत है कि मतलब वॉचमैनी कर लेना ठीक है, लेकिन ये धंधा ठीक नहीं है। बिल्कुल, वॉचमैनी कर लेना ठीक है, लेकिन फेरी का धंधा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने से जिस तरीके से फेरी वालों पर कार्रवाई हो रही उसको लेकर इनका विरोध है। लेकिन जिस तरीके से विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन मुद्दा जायज़ है या नाजायज़, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
आपसे जानना चाहेंगे क्या धंधा करते हो आप? जी यहाँ पे हम फ्रूट बेचते हैं। फ्रूट बेचते हो? कब से बेचते हो यहाँ? यहाँ पे मुश्किल से 40 साल हो गए। 40 साल, 4 साल से। जी पहले तो डैडी थे पहले पहले डैडी के? जी। क्या मानते हैं कि आखिर किस लिए आप पर ऐसी कार्रवाई होती है, आपको पता है? जी इसे करने के बावजूद भी कभी पुलिस आती है, कभी म्यूनसिपालिटी आती है, तो क्या। आपके पास लाइसेंस है क्या? सर्वे हुआ था, लाइसेंस है? जी पहले भाई साहब थे, सर्वे हुआ था, पहले भाई साहब थे। सर्वे होने के बावजूद आप पर कार्रवाई होती है। ऐसे ही तमाम फेरी वाले हैं, एक करके एक से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? नरेंद्र रूपचंद गुप्ता। मेरी दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी इस रोड पे धंधा कर रही है। मेरे पिताजी फल बेचते थे और मैं मोजा बेचता हूँ। टाटा का सर्वे हुआ, हम लोग से पैसे भरवा कर बिल्डिंग बनवा दी गोंदीवली में उन लोगों ने। उसके बाद मोदी जी ने फेरी वालों के तहत 100 रुपये का फॉर्म भरवाया कि हम लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये दोनों लाइसेंस का क्या हुआ, इसको कभी हमारे नगर सेवक चाहे हमारे आमदार चाहे खासदार किसी ने उसके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी दी नहीं कि मोदी जी फेरी वालों के कानून के तहत यहाँ लोगों को लाइसेंस देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सब कुछ। ये सारी बात कहीं नज़र नहीं। आज पूनम महाजन ने कहा कि फेरी वाले मुंबई की शान है। केवल मुंह से वो ना बोले कि मुंबई की शान है, हमारे लिए कुछ करके दिखा के वो बताएं कि वो शान है फेरी वाले यहाँ पर। हम लोग भाग के मरे और ये शान है। उन्होंने कहा है उत्तर भारतीय मुंबई की शान हाँ, है। उत्तर भारतीय हम आपसे हैं। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर 40 साल से कोई धंधा करता है, किसी के पास सर्वे करके लाइसेंस है, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि अब तक जो नॉन फेरी वाला जोन नहीं बन पा रहा है? मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। फेरी वाला जोन पहले यहाँ बना था एक लाइन से, फिर पेट्रोल पंप के पास बना था, जैन मंदिर के पास बना था। कोई सोसाइटी वाला चाहता नहीं कि फेरी वाला वहाँ से आके हमारे यहाँ आके बैठे, ये कोई चाहता नहीं। कहीं पर्याप्त जगह नहीं है, किसी के लिए कहीं पर्याप्त जगह नहीं है। आज देखिए कचरे का डब्बा विले पारने में नहीं है, कहीं सब हटवा दिए हैं बड़े बड़े लोगों ने। तो हम जहाँ धंधा करेंगे उनके दिमाग में यही है कि भाजी वाला वहाँ बैठेगा तो भाजी की गंदगी होगी उसकी। कोई चाहता नहीं कि हम लोग कहीं बैठे। हम लोग की ये पर्याप्त जगह है, उस पर भी हम नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसा हमको उठाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, एक युवा होने के नाते क्या लगता है कि आज मुंबई में फेरी वाला होना चाहिए या नहीं? जी देखिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक स्वयं का व्यापार ख़त्म करके और नौकरियों में ढकेलना यह गलत बात है। अगर 10,000 की मैं नौकरी करूं और यहाँ पे मैं 12,000 कमा रहा हूं, तो मैं क्यों जाऊं 10,000 की नौकरी करने, 8,000 की नौकरी करने? स्वयं का रोज़गार मेरा पीढ़ियों तक चलेगा और ये एक दिन की नौकरी कल छूट सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए और मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए, मुझे लगाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे जी किसके बारे में? फेरी वालों को लेकर? फेरी वालों को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर जो कुछ भी है फेरी वाला है, धंधा लगाता है और हर एक जो भी नागरिक इधर का है या मुंबईकर है वो काम करता है, इधर आता है, तुरंत उतरता है स्टेशन से, उसके बाजू में उन लोगों को सब्जी मिल जाता है, फ्रूट मिल जाता है और सब लोग तुरंत लेके अपने घर जाते हैं बनाने। क्या यह मॉल से मुमकिन है कि यहाँ पे मिल सकता है? मॉल में जाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगाएंगे, क्या उनके पास इतना समय है? क्या कोई वहाँ पे सब्जी नहीं मिलेगा बराबर, उसके बाद 3 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा। क्या किसी के पास मुंबई में इतना समय है? किसी के पास 5 मिनट का समय नहीं। और धंधे वाले के पास आते हैं 5 मिनट के अंदर फटाफट सब सामान और फ्रेश सामान मिल जाता है। बिल्कुल, धंधे वाले के पास हर कोई जाना चाहता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या धंधा करते हैं? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बाल गोविंद प्रजापति है। प्रजापति जी, किस चीज़ का धंधा लगाते हो आप यहाँ पर? हमारा पेरू का है, फ्रूट का नहीं, दोनों है। कितने दिनों से यहाँ पर हो? करीब 42 साल हो गया। 42 साल। 42। लाइसेंस है? लाइसेंस है, हाकस वाला ये जो है। हॉकर्स का लाइसेंस है? हाँ हाँ। तो किस लिए आपको, क्या बीएमसी जब आती है यहाँ पर तो आप वो लाइसेंस बताते हो? क्या आपको बताया गया कि आप जहाँ बैठते हो ये फेरी वाला जोन है? नहीं, बैठने के मिलते हैं, लेकिन ये लगाने के लिए नहीं। मतलब पुलिस आता है तो उसको भागो वो 1250 रुपये भरना पड़ता है। लेकिन क्या आपको बताया जाता है कि लाइसेंस तो आपको दिया गया, लेकिन ये बताया गया कि आप जहाँ बैठ रहे हो, जहाँ आप धंधा लगा रहे हो, ये फेरी वाला जोन है या नॉन फेरी वाला जोन है? नहीं, वो फेरी वालन का जोन है, लेकिन क्या गया कि जो बैठने के नहीं मिला, अभी तो कानून बदल गया है ना, इसके लिए क्या होगा, यही बात है। 150 किलोमीटर के जो बैठा दिया ना। ये हिंदुस्तान है, जगह जगह पे मंदिर है। यहाँ पे पार्ला तो हिंदू एरिया, जगह जगह पे मंदिर है और मंदिर से 150 मीटर दूर यहाँ पट्टा मार देगा तो पीछे महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ
पार्लेश्वर मंदिर, यहाँ राम मंदिर, पीछे साई मंदिर, फेरी वाले को बैठने के लिए कहाँ जोन बनेगा? सब जगह अगर वो पट्टा मार देंगे तो हम लोग कहाँ बैठेंगे? बैठने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से जगह की भी कमी बता रहे हैं ये फेरी वाले, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि आज मुंबई में फेरी वाले होने चाहिए या नहीं? जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है। सांता क्रूज ईस्ट नेहरू रोड पे आज 45 साल से हमारा धंधा हमारे पिताजी करते चले आ रहे हैं। आज 2 महीने के में से ये जो कार्रवाई चली है जिससे अपना धंधा वगैरह सब बंद हो गया, उससे ये नौकरी मुझे करनी पड़ रही है। धंधा बंद हो गया इसलिए नौकरी कर रहे हैं आप। आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में, फेरी वाले होने चाहिए या नहीं? होना चाहिए भाई, होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा जगह है जैसे हमारे यहाँ का स्टेशन से काफ़ी दूर है जहाँ के पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जैसे यहाँ पे लोगों का एक हित चाहते हो वैसे एक बार सांता क्रूज नेहरू रोड पे आइए। जिस तरीके से फेरी वालों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग अब कहीं ना कहीं फेरी का धंधा बंद करके जॉब की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जो 40 साल से धंधा कर रहे हैं, आखिर वो क्या करें? उनके लिए तो मुसीबत जस की तस बनी हुई है। हर किसी का व्यवसाय होता है, हर कोई अपने घर की जीविकोपार्जन कराने के लिए धंधा कर रहा है फेरी वाले, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, आखिर ये इनको न्याय कब मिलेगा? आखिर ये कब पात्र और अपात्र की जो घोषणा होने वाली वो कब होगी? कब इनका अलॉटमेंट होगा? ये इनके सभी फेरी वालों के मन में ये सवाल बना हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। जिस तरीके से फेरी वालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो फेरी वाले पिछले 1.5 महीने से परेशान हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और इनका साफ तौर से कहना है कि अब तक फेरी वाला जोन क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा, क्यों सर्वे नहीं हो रहा है। सलमा जी से फिर जुड़ेंगे। सलमा जी, जिस तरीके से बात की जाए 1.5 महीने 2 महीने से लोग परेशान हैं, आखिर क्या वजह मानती है कि अब तक सर्वे नहीं हो रहा है, अब तक नॉन फेरी वाला जोन और फेरी वाला जोन क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 9/9/2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 नंबर पैरा में एकदम स्पष्ट दे दिया है कि आप मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत के 2 करोड़ फेरी वालों का आप सर्वे कीजिए, आइडेंटिटी कार्ड इशू करिए, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाइए। टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% भाग फेरी वालों का होगा ताकि फेरी वालों के साथ अन्याय नहीं हो, और वो टाउन वेंडिंग कमेटी तय करेगी कि फेरी वालों को कहाँ बैठाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बैठाना चाहिए, कहाँ हॉकिंग जोन होगा, कहाँ नॉन हॉकिंग जोन होगा। आज 2013 का आदेश या 3.5 बरस हो गए, सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, ना एडमिनिस्ट्रेटिव आगे बढ़ा है। इसके बाद में 2014 में जो एक्ट पास हुआ, स्ट्रीट प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड वेंडिंग एक्ट, जो मैंने पहले भी कहा आपको, वो एक्ट में भी यही लिखा हुआ है कि जब तक आप फेरी वालों को बैठाने की व्यवस्था नहीं करते तब तक आप उनको हटाना तो छोड़ो, आप उनको रिलोकेट भी नहीं कर सकते, इस फुटपाथ से उठा करके उस फुटपाथ पर भी नहीं रख सकते। इतना सब होने के बावजूद 3.5 साल से सरकार तमाशा देख रही है, महानगर पालिका हफ्ता खाती है, पुलिस वाले डंडी भाजते हैं, इसके बावजूद फेरी वालों के ऊपर कोई भी आज तक रणनीति नहीं बनी। आज जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, और ये मैं साफ साफ कहती हूँ, ये हाई कोर्ट ने आदेश सरकार के दबाव में दिया है, जो ये 150 मीटर स्टेशन से दूर, 100 मीटर हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, मस्जिद से दूर और 150 मीटर म्युनिसिपल मार्केट से दूर, ये सब कुछ दफन हो गया था। ये 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन 2013 में ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जब 3 मेंबर्स कमेटी बनी मुंबई शहर में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, 3 सदस्य कमेटी उसका नाम था, उसमें रिटायर्ड जज थे, डीएमसी कैटेगरी के ऑफिसर थे, डीसीपी कैटेगरी के पुलिस के ऑफिसर, ट्रैफिक के ऑफिसर, फेरी वाले मिलकर के पैसा भरते थे रोड को हॉकिंग जोन करो। जब वो रोड हॉकिंग जोन हुए, उसके बाद उस कमेटी ने पूरे मुंबई में सर्वे किया, तो उन्होंने 2004 में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी है, तीनों कमेटी ने, कि जिस तरह से आपका आदेश है कि 100 मीटर यहाँ से, 100 मीटर वहाँ से, 100 मीटर यहाँ से दूर बैठाइए, मुंबई जैसे शहर में ये संभव नहीं है, क्योंकि एक मंदिर से निकलता है तो अगला मस्जिद में पहुँचता है, मस्जिद से निकलने के बाद में मंदिर जाता है, चर्च है, गुरुद्वारा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। मुंबई जैसे शहर में ये कंडीशन संभव नहीं है, आप फेरी वालों को नहीं बैठा पाओगे। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सारी कंडीशन वापस ली। उन्होंने कहा टाउन वेंडिंग कमेटी बनाओ, और टाउन वेंडिंग कमेटी को पूरा अधिकार दिया कि कहाँ पर हॉकिंग जोन होना चाहिए, कहाँ पर नॉन हॉकिंग जोन होना चाहिए। लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज तक सरकार ने ना कोई टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई, ना किसी का सर्वे करवाया। एक सर्वे हुआ 2014 में, उसको भी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल के रख दिए हैं। अब जब कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो इनके कान खड़े हो गए हैं, पूरी तरह से काम करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। जगह जगह से 150 मीटर की जगह 600 मीटर माप रहे हैं, कहीं 1200 मीटर माप रहे हैं, अपने मन में जैसा आ रहा है वैसा कर रहे हैं। इसीलिए
हाई कोर्ट ने साथ साथ में तीन तारीख के क्लेरिफिकेशन में ये भी कहा है, अगर 1 तारीख के ऑर्डर में ये कहा है उन्होंने कि यहाँ से दूर, तो उन्होंने 3 तारीख को क्लेरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा है कि 1/5/2014 के पहले वाला फेरी वाला पूरी तरह से सुरक्षित है। जिनका सर्वे हुआ है, जो सर्वे में एलिजिबल है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कोर्ट का उनको प्रोटेक्शन है। लेकिन ये बताइए प्रोटेक्शन सलमा जी, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का प्रोडक्शन है, 150 मीटर का जो दायरा बनाया गया है फेरी वालों को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे स्टेशन से कितनी दूर पर आप धंधा करते हो? और स्टेशन से हम लगभग बाबू 50 मीटर दूरी पर। 50 मीटर। हाँ। किस तरह की कार्रवाई होती है यहाँ पर फेरी वालों भाई तो पूछिए मत, ऐसा लगता है जब हम देखते हैं उनको तो भगते हैं बाबू। अभी ये हमारा भाई कल देखा भगते हुए, इनका हार्ट अटैक हो गया, जहाँ के थे वासी वहाँ चले गए, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इनके परिवार वाले अगर चाहते तो कल इसको जो है म्यूनसिपाल्टी का जो बहुत बड़ा ऑफिसर है उसको कांटे में हम ले लेते, समझे। और जिस समय मैं बैठा हूँ बाबू मुंगीबाई रोड पर, कृपा शंकर सिंह जिस समय कांदा बटाटा का धंधा करते थे हाथ गाड़ी पर, उस समय बैठा हूँ बाबू मैं। और गाय और भैंस जो तड़प के मरी है, मेरे सामने की बात है, उस समय बाबू मैं कुरमुरा और शक्कर का रस पी करके दिन निकाला हूँ। और अभी भी उम्र हमारी 55 साल की हो गई है, लेकिन कहने का मतलब कोई तरीका होता है। जब देख रहे हैं भाई साहब हमारे लोग तो भागना चालू कर देते हैं। हम लोग के पीछे कोई मजबूत आदमी ऐसा नहीं है जो कि नहीं भैया आप भागो मत, मैं हूँ। लेकिन यूनियन तो है आप लोगों की? यूनियन है, लेकिन यूनियन का भैया कोई दायरा नहीं है। 10-5 लाख रुपया लोग खा करके, मेरे भाई लोग खा बैठ करके और भाग गए लोग, समझे। हम लोग पैसा बहुत जमा किए हैं। आज़ाद हॉकर्स यूनियन जिस तरह से लड़ रही है, वो किस तरह से सपोर्ट करती है? सही सलामत सपोर्ट कर रही है, सब सपोर्ट सही है, समझे। उसके लिए मैं मान हूँ भैया। और जितने मेरे भाई हैं वो हम लोग साथ में रहेंगे और बिछड़ेंगे नहीं, हमारे कहने का मतलब है। और इसी यूनियन में मैं भी जुड़ा हूँ। और कहने का मतलब जो भी है, हमारे सलमा साहब जो है जो भी भाषण दे रहे हैं, हमको बहुत बड़ी खुशी है। और कहने का मतलब और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से आज फेरी वालों को लेकर दायरा बनाया गया है, 150 मीटर, 100 मीटर, इस दायरे के तहत क्या आप लोग धंधा कर पाएंगे? ये दायरा नहीं बना है, ये भगाने का रास्ता बना है। ये दायरा नहीं बना है, भगाने का रास्ता बना है। कहाँ से? और एक ही आदमी नहीं है जो भग जाएगा, ये हम लोग इतने आदमी हैं। लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट देखे, जनता से पूछे ये क्या तकलीफ है, कौन से बुराई है, कहाँ दंगा है, कहाँ से प्रसाद है, हाँ कहाँ से कौन सा। हम लोग का तो रोजी रोटी आज से नहीं है। मैं सन 58 में बम्बई आया और तब से मेरा लाइसेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमको दिया था, हमारे पिताजी को। उनके बाद हमारे पिताजी 66 में मेरे नाम पर करे गए, 7 में। और उसके बाद से मेरे ताबे आया, मर भी गए। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो फेरी वाले हैं धंधा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब उन पर कार्रवाई की जा रही है, उसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनका विरोध है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी कार्रवाई कर रही है, ऐसे में फेरी वाले कितने सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। गाड़ी आई, भागो 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 भागो, ये दौड़ाना वो दौड़ाना, मतलब इसी में पूरा दिन में अपना माल लेके नुकसान। फिर लाइसेंस किस बात का है अगर आपको भागना पड़ता है? लाइसेंस कुछ क्या दिए हैं, वो टाटा युवा सर्वे का लाइसेंस दिए थे, वो लाइसेंस का पैसा लिए 4 साल पैसा लेने के बाद उसको बंद कर दिए। ये बोल दिए ये कचरे का लाइसेंस है। बिल्कुल सलमा जी, जिस तरीके से अगर हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन से 150 मीटर 100 मीटर की दूरी दी गई है, ऐसे में क्या यूनियन किस तरह से फेरी वालों के साथ में है? क्योंकि कोर्ट जाने की बात कही गई थी, क्या यूनियन क्या कर रही है? यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी एसएलपी फाइल हो चुकी है और हम लोगों ने कोशिश की है कि 3-3 काउंसिल खड़ा करें, क्योंकि हाई कोर्ट का ये जो आदेश है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में दिया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत स्टे मिलेगा इसके ऊपर और ये ऑर्डर रद्द होना चाहिए, वरना मुंबई के फेरी वाले पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और आने वाले समय में ज़मीनी लड़ाई, हम दोनों तरफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट पहुँच चुके हैं, मुंबई शहर के सारे फेरी वाले, नवी मुंबई हो, हमने जलगांव में भी बात की है, पुणे में भी बात की है, सारा फेरी वाला वर्ग एक होकर के आज़ाद मैदान और विधान भवन का घेराव करेगा और ये सरकार को बताएगा कि अपनी आंख खोलो,
जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करो, जो आज बरसों से यहाँ पर अपनी 3 पीढ़ी बैठा चला रहे हैं उनका पालन करो। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1/5/2014, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र सरकार ने इस एक्ट को लागू किया, इसीलिए हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी है। उसके पहले के जो भी फेरी वाले हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। इन लोगों को सर्वे होकर के लाइसेंस मिलना चाहिए, इनका धंधा पूरी तरह से सम्मान तरीके से इनका धंधा चलना चाहिए, ना कि उन पर डंडे और लाठियां बरसाई जाना चाहिए। सलमा जी, विरोध तो ठीक है, विरोध होना चाहिए, सबको अधिकार है विरोध करने का, क्योंकि ये सबका मौलिक अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं, कुछ चीज़ें वाजिब नहीं होती हैं। कई फेरी वाले ऐसे जिनको यही नहीं पता है कि वो जहाँ धंधा कर रहे हैं वो पात्र हैं या अपात्र हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यूनियन उनको ये बताए कि आप जहाँ पर हो, यूनियन एक सर्वे बताए कि हाँ आप जहाँ धंधा कर रहे हो वहाँ पर आप सुरक्षित हो? ये यूनियन का काम नहीं है, ये काम टाउन वेंडिंग कमेटी का है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि टाउन वेंडिंग कमेटी अगर एक बार बन जाती है, टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% पार्टिसिपेंट यूनियन का है। ये कमेटी निर्णय लेगी कहाँ पर हाकिंग जोन होगा, कहाँ पर नहीं होगा। अब तक कोई हाकिंग जोन नहीं है। जो 2003 में 222 रोड हाकिंग जोन किया था वही रोड हाकिंग जोन है। आप मुझे बताइए 2 लाख फेरी वालों के लिए 222 रोड काफ़ी है क्या? ये संभव है कि वो लोग वहाँ पर जाकर के बैठ जाएंगे? एक बार जब ईमानदारी से टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है और ईमानदारी से फेरी वालों का सर्वे होता है, लेकिन ये काम करने के लिए पूरी तरह से दिल से जुटना पड़ेगा। न केवल हफ्ता हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा भ्रष्टाचार रुक जाएगा इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे तो ये ज़िंदगी भर नहीं सलटेगा मामला। और रही दूसरी बात, आपने देखा कल यहाँ पर एक फेरी वाला जो खजूर का धंधा करता था, राम बदन गुप्ता, म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आई और उस गाड़ी के आतंक में इतना आतंक फैला हुआ है, वो आदमी खजूर उठाता है, जगह पर उसको हार्ट अटैक होता है, मर जाता है। आज एक मरा है, अब लाइन लगेगी यहाँ पर अगर ये व्यवहार रहेगा तो। पूरे मुंबई शहर में ये तो पहली हत्या हुई है, ये तो पहला फेरी वाला मरा है। अगर ये कंडीशन रहा तो मुंबई के हर रोडों पर लोग मरेंगे, हर चौराहे पे लोग मरेंगे, इतना आतंक फैल गया है। इसीलिए हम सारे लोगों एकत्रित होकर के सरकार की नाक दबाने जा रहे हैं। सरकार की नाक दबेगी तभी मुंह खुलेगा, वरना फेरी वालों को इसी तरह से मरना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि एक फेरी वाले की कल हत्या हुई, मर गया आदमी, लेकिन अगर बात की जाए तो यूनियन उनके परिवार को किस तरह से सहयोग करेगा? उनका परिवार फिलहाल यहाँ पर नहीं है, उनका परिवार पूरा उत्तर प्रदेश में है। उनका एक भतीजा था जिन्होंने कहा है कि मुझे अंतिम संस्कार के लिए वहाँ लेके जाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हो तो आपके पूरे परिवार को यहाँ बुला करके इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर करते हैं सबके साथ में। उन्होंने लेकिन इच्छा जताई कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। आने के बाद हमसे जो बन पड़ेगा, पूरे मुंबई के फेरी वालों से जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन ये केवल एक परिवार की बात नहीं है, यूनियन की मदद की बात नहीं है। आने वाले समय में 2 लाख फेरी वालों का जो 25 लाख परिवार है उसका सवाल है। सरकार किसी भी वर्ग को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती, किसी वर्ग को इस तरह से कुचल नहीं सकती है। ये लोकतंत्र है। जो सरकार ये कहते कहते आई है कि हम चाय बेचते थे, हम फेरी वालों की लोगों के साथ में है, हमने भी एक ज़माने में चाय बेची है। ये सरकार अगर फेरी वालों के साथ ये सलूक करती है, इन्होंने जो मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष हैं आदरणीय शेलार साहब, उन्होंने आज़ाद मैदान में हमारे मंच में कहा था, मैं उनके सामने कहती हूँ, और ऐसा भाषण दिया था, उन्होंने सारे फेरी वाले पूरी तरह से लालायित हो गए थे। एक स्वर में उनको जिताया। लेकिन आज हमें अफसोस है कि वो लोग आज हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हमसे मिलने को तैयार नहीं है। तो सत्ता के नशे में चूर इस तरह से खाली कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर यूपी वाले की 5-5 बेटियां हैं, ऐसे भगाए जाएंगे तो कैसे ब्याहेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? खाली जबान से कह देने से नहीं होता, उनके ऊपर अमल करा जाए। तमाम फेरी वाले हो आप लोगों से एक सवाल ये है कि जिस तरह से गुप्ता जी का कल देहांत हुआ है, उनके परिवार के साथ किस तरह से विले पार्ले के फेरी वाले सहयोग करेंगे? आप कोई बोलिए, किस तरह से करेंगे आप लोग? हम सब लोग हमारे से जितना सहयोग होगा हम उनका सहयोग करेंगे। सब लोग करेंगे उसका सहयोग। हमारे मन से जितना होगा हम उतना करेंगे सहयोग उनका। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोगों की किस तरह से आगे की विरोध प्रदर्शन होगा अगर ऐसा ना हो किसी और के साथ? हम आंदोलन करेंगे, मोर्चा करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, सब एक साथ जुटेंगे। हम लोग कोर्ट की लड़ाई करेंगे, सब लोग एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। जब हम बैठने नहीं पाएंगे तो हम जी जान से लड़ जाएंगे, चाहे हमारी मौत इनकी तरह आ जाएगी तो भी हमें मंजूर है। बिल्कुल, यहाँ पर विरोध इस चीज़ का है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे एक युवा होने के नाते, क्या लगता है कि मुंबई में जो फेरी वाले हैं वो होने चाहिए या नहीं? अरे पहले से धंधा करते हैं तो होने तो चाहिए। उससे क्या सहूलियत मिलती है तमाम लोगों को? अरे पर तमाम लोग को मिलती है ना। अभी 2 पैसा मिलेगा तो इंसान काम धंधा करेगा ना, खाएगा पिएगा क्या। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाता है कि फेरी वालों के बैठने के वजह से फुटपाथ जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, ऐसे में लगता है क्या फुटपाथ ब्लॉक होता है? अरे 70 साल से धंधा हो रहा है, 80 साल से तो नहीं ब्लॉक हुआ और आज ब्लॉक हो जा रहा है।
3 साल सरकार बन के हुआ तो ब्लॉक हो गया। इतना साल से 1962 से ब्लॉक नहीं हुआ। आज क्या 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 हो गया? आज क्या 1962 में लाइसेंस मिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो ब्लॉक नहीं हुआ। और आज कैसे ब्लॉक हो गया? 3 साल से इनकी गवर्नमेंट बनी, तो ये कहाँ से मुद्दा आ गया? ब्लॉक मरते हैं आदमी एलपी स्टैंड में और डंडा मारते हैं पार्ला में। क्या पार्ला में कोई मरा? हम लोग तो यहाँ बरसों से है ना। सवाल ये नहीं है कि कहाँ पे कौन मर रहा है, सवाल ये है कि कोई भी हो, कहीं भी मरे, लेकिन किसी तरीके से किसी की भी मौत ना हो, और सुरक्षा जो है सबसे बड़ा सवाल होता है। सलमा जी, जिस तरीके से सुरक्षा की बात आपने कही, कोर्ट ने कहा है 2005 के पहले के जो भी फेरी वाले हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो फुटपाथ है वो फुटपाथ भी आज लोगों को, मुंबईकरों का कहना है कि फुटपाथ पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गई तो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है 19(1)(g। इसका मतलब ये है हॉकिंग इज़ नॉट क्राइम, हॉकिंग इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ हॉकर्स। उसी के साथ साथ हमारी एक और धारा है 19(1)(d) के चलने वालों को चलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है इफ़ प्रॉपरली रेगुलेटेड, अगर ठीक तरीके से फेरी वालों को बैठाया गया तो इट कैन नॉट बी से कि फुटपाथ ओनली पासिंग एंड रीपासिंग। फुटपाथ ये नहीं कह सकते कि खाली चलने के लिए और आने जाने के लिए, अगर फेरी वालों को ठीक से रेगुलेट किया जाए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनना चाहिए। वही टाउन वेंडिंग कमेटी तय करेगी कि फेरी वालों की क्या मर्यादा होगी, कितने में वो बैठेंगे, कितने में वो चलेंगे चलने वाले। ये सारा मुद्दा एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है तो सब कुछ सुलझ जाता है। लेकिन अगर टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है तो कहीं ना कहीं जो फुटपाथ वाले हैं उनको शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। क्या ये फेरी वाले तैयार हैं? देखिए, उसी में ये कायदा है कि अगर 5% से ज़्यादा फेरी वालों को शिफ्ट करना पड़े तो वहाँ पर शिफ्ट नहीं करें, बल्कि उसी जगह को हॉकिंग जोन कर दिया जाए। संक्षेप में जो भी कर सकते हैं वो भी जो एडजस्ट करना है। यदि 5% से ज़्यादा फेरी वालों को किसी फुटपाथ से शिफ्ट करना पड़ता है तो वो फुटपाथ पर शिफ्ट नहीं किया जाए, बल्कि वहीं पर हॉकिंग जोन किया जाए। और मेरी ये राय है, मेरी ये सोच है। आज बताइए, लोग कह रहे हैं कि 1962 से धंधा कर रहे हैं, किसी की परदादा यहाँ पर धंधा करती थी। आज 70 बरस से जिस जगह पे धंधा कर रहे हैं, अगर उस जगह पर से आप हटा रहे हो तो कल जहाँ पर आप रेसिडेंशियल एरिया में हमें शिफ्ट करोगे, क्या वो लोग हमें बर्दाश्त करेंगे? कहीं नए जगह पर आप लेके जाकर के फेरी वालों को बैठाओगे तो एक स्वर में विरोध पैदा होगा। और एक बात मेरी ये भी कहना है कि जो भी स्टेशन होते हैं, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा प्रदीप जी, जो भी स्टेशन है, स्टेशन के बाहर कमर्शियल एरिया क्यों दिया जाता है? आप देखिए मुंबई की जितने भी स्टेशन है, टटोल लीजिए आप, सारे जगह कमर्शियल एरिया है, सारे जगह दुकानें हैं, मॉल्स है, और वहीं पर फेरी वालों को बैठाना चाहिए ताकि फुटफॉल होए, वहाँ का फुटफॉल रहे, ना कि रेसिडेंशियल एरिया में बिठाना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल एरिया में बिठाएगा तो उसे धंधा भी नहीं मिलेगा, लोगों को भी तकलीफ होगी। ये मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कैसे बैठाना है, कितना कंडीशन होगा, ये सब टाउन वेंडिंग कमेटी तय करे। हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन एक जगह से उठा करके खाड़ी में लेके जाकर के फेरी वालों को फेंक देना, सुप्रीम कोर्ट और 2009 पॉलिसी में ये लिखा है कि फेरी वालों को वहीं पर धंधा दीजिए जहाँ पर फेरी वालों का धंधा हो और जहाँ ग्राहकों को सुविधा मिले, न कि रेल से उतरे 30 रुपया रेल रिक्शे में खर्चा करें, इसके बाद सब्जी लेने जाए। वो कोई मतलब नहीं है। वो उतरे, उसे भी आसानी से सब्जी मिले, उसका भी धंधा चले, लोगों को भी अच्छी सुविधा मिले, आने जाने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं हुए। और ये सब कुछ तय होगा जब 100% ईमानदारी से टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी। दूसरी बात, अगर हम फुटपाथ ब्लॉक करते हैं, अगर हम लोगों को तकलीफ देते हैं, तो आज हमारे से सामान कौन खरीदता है? ये बताइए मुझे। हमसे सामान खरीदने वाली यही जनता है, हमारा परिवार पालने वाली यही जनता है। आज यही जनता के भरोसे हम 70 बरस का इतिहास, 100 बरस का इतिहास यहाँ पर निकला है। अगर ये जनता हमसे सामान लेना छोड़ देगी तो ना मुंबई महानगर पालिका को हमें भगाना पड़ेगा, ना पुलिस को हमें भगाना पड़ेगा, हम अपने आप भाग जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल कहा है सलमा जी ने कि मुंबई कर ही फेरी वालों को बसाया है, मुंबई कर की खरीदारी से ही फेरी वालों का घर चलता है। लेकिन जिस तरीके से अगर इनका सवाल है कि टाउन वेंडिंग आखिर क्यों नहीं बनाई जा रही है, टाउन वेंडिंग कमेटी बना दी जाए तो शायद ये जो मामला है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।